नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 जुलाई 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस बालक ने शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया है? विच इंडियन ओरिजिन बॉय हैज अचीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। भारतीय मूल के अमेरिका के न्यू जर्सी के अभिमन्यु ने यह रिकॉर्ड 12 वर्ष 4 माह और 25 दिन की आयु में स्थापित किया है। इन्होंने 12 अगस्त 2002 को ग्रैंड मास्टर सरगई कार्जिन, जो कि रूस के हैं, द्वारा बनाए गए 12 वर्ष 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। किस रेलवे स्टेशन पर भारत के फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की गई है? एट विच रेलवे स्टेशन इंडियाज फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम हैज बीन इस्टेब्लिश्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, KSR बेंगालुरु। क्रांतिवीर संगोली रायन्ना, KSR का फुल फॉर्म है, रेलवे स्टेशन जिसे बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड द्वारा HNI एक्वेटिक किंगडम के सहयोग से यह एक्वेरियम खोला गया है। यह एक्वेरियम अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, की अवधारणा पर आधारित अपनी तरह का एक 12 फीट लंबा जलीय साम्राज्य है। किस देश में स्थित ताल ज्वालामुखी में फ्रिएटोमैग्नेटिक विस्फोट के बाद ज्वालामुखी की चेतावनी स्तर को स्तर 3, जो कि 5 स्तर के पैमाने पर है, तक बढ़ा दिया है? इन विच कंट्री द अलर्ट लेवल ऑफ वोल्केनो हैज बीन रेज्ड टू लेवल 3 ऑन ए 5 लेवल स्केल आफ्टर फ्रिएटोमैग्नेटिक इरप्शन इन ताल वोल्केनो? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, क्योंकि यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। इस विस्फोट के कारण तकरीबन 1 किलोमीटर ऊंचा गहरे भूरे रंग का प्लम उत्पन्न हुआ था। तस्वीर में आप देख सकते हैं। स्तर 3 मैग्मेटिक अशांति या मैग्मा की ऐसी गति इंगित करता है जो भविष्य में आने वाले विस्फोटों में वृद्धि कर सकती है। यह ज्वालामुखी फिलीपींस के मनीला से 50 किलोमीटर दूर स्थित लुजोन द्वीप पर है। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी नेचुरल पेंट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी। ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित यह प्राकृतिक पेंट जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। पर्यावरण के अनुकूल और गैर विषैले रंगों से निर्मित खादी प्राकृतिक पेंट में एंटी फंगल एवं एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद हैं। गाय के गोबर पर आधारित यह पेंट लागत प्रभावी और गंधहीन है तथा यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भी प्रमाणित है। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के रूप में प्रसिद्ध मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, को किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दिलीप कुमार, पॉपुलरली नोन एज द ट्रेजेडी किंग ऑफ बॉलीवुड, who passed away recently, was honored with the Dada Saheb Phalke Award in which year? The right answer is option number B, 1994 के लिए यह इन्हें पुरस्कार दिया गया था। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, जन्मे मोहम्मद यूसुफ खान, इनका ओरिजिनल नेम है, ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1944 में ज्वार भाटा फिल्म के साथ की थी। इनका निधन 7 जुलाई को हिंदुजा अस्पताल मुंबई में हो गया। भारत के प्रथम मेथड एक्टर दिलीप कुमार को भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है। इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 19 नॉमिनेशन भी था, और 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण, 1998 में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज भी मिल चुका है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इनकी पत्नी का क्या नाम है, वो भी एक मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को, यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में
पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है पीडीएफ केवल, ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा, 14 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक पीडीएफ में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे, और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स के पीडीएफ से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे पीडीएफ वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है? बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में, और आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे पे। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। इसके साथ ही धामी कैबिनेट के सभी 11 मंत्रियों को भी सीएम के साथ शपथ दिलाई गई। ये खटीमा सीट से विधायक हैं और ये राज्य के सबसे युवा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। इनकी उम्र मात्र 45 वर्ष है और इन्होंने 4 जुलाई को तीरथ सिंह रावत का स्थान लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट थावर चंद गहलोत हैज़ बीन मेड द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत 8 राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किया है और राज्यपालों की यह एक साथ सबसे बड़ी नियुक्ति है। इससे पहले 2018 में 7 राज्यों में एक साथ राज्यपाल बदले गए थे। तो सभी राज्यपाल के नाम देख लेते हैं जो नए बने हैं। श्रीधरन पिल्लई गोवा, सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा, रमेश बैस झारखंड, बंदारू दत्तात्रेय हरियाणा, डॉक्टर हरि बाबू कंबपति मिजोरम, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत की मिताली राज यही है। भारतीय महिला टेस्ट और एक दिवसीय टीम की कप्तान इस 38 साल की खिलाड़ी ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय में लक्ष्य का पीछा करते समय पारी के 24वें ओवर में नेट साइवर की गेंद पर चौका जड़ते हुए इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लेट एडवर्ड देख रही हैं। अब मुस्कुराने से क्या फ़ायदा, अब रिकॉर्ड इनके नाम है।
के 10,273 अंतर्राष्ट्रीय रन के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया। भारत ने मिताली के 75 रन की मदद से 4 विकेट से यह मैच जीता है, लेकिन श्रृंखला इंग्लैंड ने जीती 2-1 से। कप्तान के रूप में यह मिताली की 84वीं जीत थी, जिससे वह महिला वनडे में सबसे सफल कप्तान भी बन गई है। अब मिताली राज के 10,337 रन हैं। तीसरे स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक मैच किस टीम ने हारा है? विच टीम हैज़ लॉस्ट द मोस्ट मैचेज इन हिस्ट्री ऑफ वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 428वां मैच गंवाया। पहला मैच बड़े अंतर से जीतने के बाद दूसरे मैच में इंग्लिश टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की थी। इसी हार के साथ श्रीलंका की टीम के नाम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एक शर्मनाक विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया, यानी सबसे ज़्यादा मैच हारने वाली ये टीम बन गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के नाम था 427 वनडे मैच हारने का। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? विद विच कंपनी हैज़ द एग्रीमेंट बीन साइन टू बिल्ड द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एट द अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। इस साझेदारी का प्राथमिक लक्ष्य भारत में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के भविष्य को बदलने तथा उसे नया रूप देने हेतु क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाना है। इस साझेदारी के तहत माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकी, उपकरण व संसाधन प्रदान करेगा तथा सरकारी अधिकारियों को कुशल बनाएगा। ये जो संस्थान है ये फरीदाबाद, हरियाणा में है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सतीश अग्निहोत्री। यही है। अग्निहोत्री 1982 बैच के IRSC हैं और वे 2018 में रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। इन्होंने किनका स्थान लिया है? अचल खरे का, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले MD थे। इस कंपनी को भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के वित्त, निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 12 फरवरी 2016 को स्थापित किया गया था। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर की लाइन जमीन के अंदर बिछाई जानी है, जिसमें मुंबई के पास समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी शामिल है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैनेजिंग डायरेक्टर तो ये बनाए गए हैं, अभी चेयरमैन कौन है इस संस्था के? साथ में आपको यह भी बताना है कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन और CEO कौन है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत की रैंक रही है 20वां। स्कोर रहा है 8.883। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत 2019 में 17वें स्थान पे था, जिसके बाद 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पे आ गया था। अब 2021 में ये 20वें स्थान पर आ गया है 3 स्थान के फायदे के साथ। टॉपर रहा है अमेरिका। इथियोपिया को सबसे निचला रैंक 100वां रैंक दिया गया है। वर्तमान में भारत के 43 शहर विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 में सूचीबद्ध है। टॉप 20 में 3 सिटी हैं भारत के। बेंगलुरु 10वें नंबर पर, नई दिल्ली 14वें नंबर पर और मुंबई 16वें नंबर पर। और टॉप सिटी ऑल ओवर वर्ल्ड का है सैन फ्रांसिस्को बे, USA का। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 10वां रैंक मिला है भारत को। अमेरिका इसमें भी शीर्ष पे रहा है। इसके बाद UK और सऊदी अरब संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। भारत का स्कोर रहा है 97.5 आउट ऑफ 100। एशिया प्रशांत क्षेत्रों में देखेंगे तो चौथे स्थान पे है भारत। रीजनल टॉपर है साउथ कोरिया और सिंगापुर। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा लॉन्च किए गए चौथे वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में
37 स्थान ऊपर आया, यानी पिछली बार रैंकिंग थी 47 और इस बार 37 स्थान के फायदे के साथ भारत 10वें स्थान पर है। तमिलनाडु में कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण किस देश के सहयोग से शुरू किया गया है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 5th न्यूक्लियर पावर यूनिट एट कुंडलकुलम इन तमिलनाडु हैज बीन स्टार्टेड विद द कोऑपरेशन ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रसिया। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि भारत के सबसे बड़े इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 5 और 6 के लिए निर्माण कार्य 29 जून को रिएक्टर भवन की आधारशिला में कंक्रीट डालने के साथ शुरू हुआ है। रूस के रोसाटॉम और परमाणु ऊर्जा विभाग भारत का सार्वजनिक उद्देश्य का उपक्रम जो ये है NPCIL चेन्नई से लगभग 625 किलोमीटर दूर कुंडलकुलम में 1000 मेगावाट के 6 बिजली रिएक्टर बना रहे हैं, यानी कि टोटल जो क्षमता है इसकी 6000 मेगावाट है। भारत का पहला फास्टैग या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI आधारित पार्किंग सुविधा किस मेट्रो रेल द्वारा शुरू किया गया है? इंडियाज फर्स्ट फास्टैग और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मेट्रो रेल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 6 जुलाई को प्रवेश और भुगतान के लिए समय कम करने के लिए यह सुविधा शुरू की है। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन पहल के तहत स्टेशन पर ऑटो, टैक्सी और रिक्शा के लिए समर्पित इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेन का भी उद्घाटन किया गया है। यह सुविधा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर DMRC के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह द्वारा शुरू की गई। मलेरिया को मिटाने के 70 साल के प्रयास के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2021 में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया? विच कंट्री हैज़ बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री इन 2021 by the World Health Organization after 70 years of efforts to eradicate malaria? The right answer is option number A, चीन। चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे, लेकिन लगातार 4 वर्षों तक कोई स्वदेशी मामला सामने नहीं आया है। जिन राष्ट्रों ने मलेरिया से कम लगातार 3 वर्षों के शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल किया है वे मलेरिया मुक्त स्थिति के WHO प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलती है। ट्रांसमिशन साइकिल आप देख सकते हैं तस्वीर में। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम क्या है जिनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? नेम द चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन हुज टर्म हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 3 years? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल जुलाई 2015 से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है। स्वाति को लगातार तीसरी बार यह जिम्मेदारी मिली है। स्वाति इस पद पर आसीन होने वाली सबसे युवा महिला है। दिल्ली महिला आयोग का पुनर्गठन 2015-18 के लिए किया गया। इसके बाद 2018 से 21 के लिए दूसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। अब यह तीसरा एक्सटेंशन को मिल गया है 2021 से 24 के लिए। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अभी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन है। यह प्रश्न 66वीं BPSC में पूछा जा चुका है। उसके बाद आप ये भी बताइए कि बिहार राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन वर्तमान में कौन है? 2 जुलाई 2021 को सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने भारतीय सेना में 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया है। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ऑन जुलाई 2, 2021, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे हैज इंडक्टेड द फर्स्ट बैच ऑफ 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम्स इनटू द इंडियन आर्मी। These systems are manufactured by which company? The right answer is option number A, Larsen and Toubro। यही है ब्रिजिंग सिस्टम। ये शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम पश्चिमी सीमाओं के साथ संचालन के मामले में नहरों और छोटी नदियों जैसे भौगोलिक बाधाओं को दूर करने के लिए भारतीय सेना की सैनिकों की सहायता करेगा। यह शॉर्ट स्पैन ब्रिज पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। यह पुल भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाएगा। 492 करोड़ रुपए की लागत वाला यह शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम प्रोजेक्ट DRDO और भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया है और L&T लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ब्रिजिंग सिस्टम मतलब ये पुल बनाया जाएगा। कुल 100 ऐसे सिस्टम को अगले 2 वर्षों में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है? द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी बिल्ट इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि यह देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। स्टेडियम का निर्माण लगभग 100 एकड़ जमीन पर होगा और 2.5-3 साल में लगभग 650 करोड़ रुपए के निवेश से पूरा किया जाएगा।
बीसीसीआई ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। जयपुर के इस स्टेडियम में 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और इसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। आप कमेंट सेक्शन में यह भी लिख के बताइए कि दूसरे नंबर पे कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है। तीसरे पे तो यह जयपुर में होने वाला है। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 के बीच कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 20 to 28, 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा में इसका आयोजन होगा। इस महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा गोवा की राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से किया जाएगा। प्रतिस्पर्धी खंड में भाग लेने के लिए प्रविष्टियां 31 अगस्त तक मंगवाई जा सकेंगी। पिछला संस्करण जनवरी 2021 में आयोजित किया गया था। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बन गई हैं? Who has become the first Indian woman swimmer to qualify for Olympics? The right answer is ऑप्शन नंबर ए। इनका नाम है माना पटेल। भारतीय तैराकी महासंघ के अनुसार माना पटेल की विश्वविद्यालय कोटा से टोक्यो ओलंपिक में भागीदारी की पुष्टि हो गई है। माना टोक्यो ओलंपिक खेलों में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भाग लेंगी। यह इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली ओवरऑल तीसरी भारतीय तैराक बनी है। श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश ने हाल ही में ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइमिंग में ए स्तर हासिल करके क्वालिफाई किया था। किस शहर में दुनिया का सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है? विच सिटी हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड? यहाँ सिटी की चर्चा हो रही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जैकोबाबाद। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आने वाले इस शहर में उच्चतम दर्ज तापमान है 52.8 डिग्री सेल्सियस, जिसे मापने के लिए वेट बल्ब थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तस्वीर में देखिए, यही है वेट बल्ब थर्मामीटर। यह शहर कर्क रेखा पर स्थित है। शोधकर्ताओं ने यह महसूस किया कि यह गीले बल्ब यानी वेट बल्ब एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान प्रदर्शित करता है। इस स्थिति के आने पर यानी ह्यूमिडिटी यहाँ पर 100% होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 100%, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं वेट बल्ब यानी गीले बल्ब। इस स्थिति के आने पर मानव शरीर अब पसीने से खुद को ठंडा नहीं कर सकता, यानी टेम्परेचर शरीर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा तापमान जहाँ तक कि सबसे अच्छे लोगों के लिए भी कुछ ही घंटे में घातक साबित हो सकती है, जान ही लेके रहेगी। न्यूज़ में क्यों है? दक्षिण ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा में है के अंदरूनी हिस्से में स्थित एक गांव है लिटन। उस गांव में 27 जून को तापमान बढ़कर 46.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जंगलों में आग लग गया खुद ब खुद ही, इतनी गर्मी वहां पड़ी इस बार। इन्होंने 1937 का सस्केचेवान में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। केंद्र सरकार ने 29 जून को किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना उपलब्ध कराने हेतु आत्मनिर्भर कृषि ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप को किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है? ऑन जून 29 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आत्मनिर्भर कृषि ऐप टू प्रोवाइड फार्मर्स विद एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन एंड वेदर इंफॉर्मेशन इन एडवांस। दिस ऐप हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय व्हिच कंपनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टेक महिंद्रा। राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान मित्र पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किसानों के लिए प्रासंगिक जानकारी आत्मनिर्भर कृषि ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश में अभी कई प्लेटफॉर्म काम करते हैं। इस ऐप पर सरकार उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लेकर आई है। यह ऐप देश की 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप के कार्यकाल में कितने वर्ष का विस्तार किया है? NASA has extended the tenure of its Near Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer telescope by how many years? The right answer is option number A, 2 साल के लिए इसे बढ़ाया गया है। इस विस्तार के पश्चात नासा का यह टेलीस्कोप जून 2023 तक कार्य करेगा। दिसंबर 2009 में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर मिशन के रूप में लॉन्च किया गया। यह टेलीस्कोप मूलतः इंफ्रारेड वेवलेंथ यानी अवरक्त तरंग दैर्घ्य के माध्यम से संपूर्ण आकाश का सर्वेक्षण, क्षुद्र ग्रहों, सितारों और गहरे अंतरिक्ष में दिखाई देने वाली कुछ आकाश गंगाओं का पता लगाने का कार्य कर रहा था। तो 2021 में इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, 2 साल के लिए बढ़ाकर इसे 2023 तक कर दिया गया है। किस भाषा के कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पू पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है?
डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा द पोएट ऑफ विच लैंग्वेज हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द कुवेम्पू अवार्ड 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये उड़िया के कवि हैं। ये 20वीं सदी के दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेम्पू की स्मृति में स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। कुवेम्पू कन्नड़ भाषा के पहले लेखक थे जिन्हें रामायण के उनके स्वयं के संस्करण श्री रामायण दर्शनम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो कवि हैं डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा उड़ीसा के एक प्रसिद्ध कवि एवं उपन्यासकार हैं। अब तक इनके कुल 16 कविता संग्रह और एक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड किस राज्य में बनाया है? इन विच स्टेट द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लांटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बम्बू सैपलिंग्स इन अ सिंगल डे एट वन प्लेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। केवीआईसी ने राजस्थान के उदयपुर में स्थित निचला मंडवा गांव से बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट यानी बोल्ट नामक एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अंतर्गत विशेष रूप से असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियों बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा के 5000 पौधों को निचला मंडवा ग्राम पंचायत की 25 बीघा यानी लगभग 16 एकड़ खाली शुष्क भूमि में लगाकर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इसे 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए केवाईसी के खादी बांस महोत्सव के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस नदी घाटी के लिए एक हिमनद झील एटलस का विमोचन किया गया है? अ ग्लेशियल लेक एटलस हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फॉर विच रिवर बेसिन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी घाटी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग सचिव पंकज कुमार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में गंगा नदी घाटी के हिमनद झील एटलस, जिसे ग्लेशियल लेक एटलस भी कहा जाता है, का विमोचन किया। तस्वीर में देखिए ये विमोचन करते हुए इस एटलस का। यह हिमनद झील एटलस गंगा नदी घाटी से पैदा होने वाली हिमनद झीलों पर आधारित है जो इसके उद्गम स्थान से लेकर हिमालय की तलहटी तक 2,47,109 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र को कवर करती है। गंगा नदी बेसिन के अध्ययन में भारत का हिस्सा और सीमा पार क्षेत्र शामिल है। गंगा नदी के बेसिन में कुल 4,707 हिमनद झीलों का मानचित्रण किया गया है, जिसमें कुल झील का जल क्षेत्र 20,685 हेक्टेयर है। ऑनलाइन कारोबार के लिए अपना नया ऐप शॉप्सी किस कंपनी ने लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू ऐप शॉप्सी फॉर ऑनलाइन बिजनेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट ने। शॉप्सी ऐप के साथ फ्लिपकार्ट का लक्ष्य 2023 तक 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को डिजिटल कॉमर्स की मदद से सक्षम बनाना है। यह ऐप बिना किसी निवेश के ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में व्यक्तियों की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह गैर महानगरों में ई कॉमर्स की पहुंच को भी गहरा करेगा। एक बार जब यूजर इस ऐप का पंजीकरण कर लेंगे तो ये फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं द्वारा पेश किए जाने वाले 15 करोड़ उत्पादों के कैटलॉग साझा करने में सक्षम होंगे। वर्तमान में भारत की केंद्र सरकार में कितने मंत्रालय हैं? एट प्रेजेंट हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज आर देयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 41 मंत्रालय। न्यूज़ में क्यों है? 6 जुलाई को एक नया सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। इस मंत्रालय के बनने से अब केंद्र सरकार के कुल 41 मंत्रालय हो गए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2 मंत्रालयों शहरी विकास और आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन को मिला दिया था और 2017 में एक नया मंत्रालय शहरी मामलों का मंत्रालय बनाया था। दोस्तों, इस एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, इस पीडीएफ के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। इससे आपका एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत सारा समय बचेगा, जो कि आप अन्य सेक्शन पर लगा सकते हैं। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। कोवैक्सीन के लिए तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण से प्राप्त अंतिम विश्लेषण के अनुसार यह वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ कितना प्रतिशत प्रभावी है? According to the final analysis from the phase 3 clinical trial for Covaxin, what is the efficacy rate of this vaccine against COVID-19? The right answer is option number B,
77.8%। इस वैक्सीन के निर्माता हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने यह डेटा 3 जुलाई को जारी किया तथा यह भी कहा कि कोवैक्सीन SARS-CoV-2 डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% सुरक्षा देती है। कोवैक्सीन का मूल्यांकन कई वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जैसे कि डेल्टा, कप्पा, अल्फा, बीटा, गामा के खिलाफ एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं को बेअसर करके किया गया है। इस प्रभावकारिता विश्लेषण से यह पता चला है कि कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन गंभीर रोग सूचक कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ 93.4% प्रभावी है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।